TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज अहमद। डॉक्टर सरफराज अहमद जिन्होंने अपना MBBS GMC गवर्नमेंट नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, उसके बाद इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में MD अपना IGMC से किया है। एक समाज सेवक के तौर पे जाने जाने वाले डॉक्टर सरफराज अहमद, आपको हम आपके इल्म में ला दें ये बात कि पिछले वक्त में जो CAA, NRC, NPR के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में जो शाहीन बाग के तौर पे जगह जगह प्रोटेस्ट का एक मरकज़ बनाया गया था, नागपुर शाहीन बाग जो कि एक यूनिक प्रोटेस्ट सेंटर था, यहाँ पे डॉक्टर सरफराज अहमद का भी बैकग्राउंड में अपना एक कैरेक्टर इन्होंने बड़ा प्ले किया है। और साथ ही साथ नागपुर शहर में भी अभी कोरोना काल में हो रही मौतें, ख़ास तौर से मुस्लिम मौतों की तदफीन की जवाबदारी जिन टीम्स को मिली है, उनमें से एक टीम के पीछे यानी सबसे शुरुआती दौर में सारे मुसलमानों की तदफीन की जवाबदारी इनकी और इनके साथियों ने ली थी। ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं। साथ ही साथ इकरा इंटरनेशनल नागपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। इसी तरह से अपनी कम्युनिटी के लिए कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की ये कोशिश शुरू से करते रहें। आज कोरोना जो महामारी इस मुल्क और पूरी दुनिया पे जो छाई हुई है, इसके संदर्भ में आज स्टूडियो में डॉक्टर सरफराज अहमद से हम बात करेंगे। सबसे पहला डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे TWR न्यूज़ रूम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस संदर्भ में आपसे सवाल इस तरह से है कि कोरोना के ताल्लुक़ से हमने वुहान सिटी के बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत जगह वीडियो देखे। तो नागपुर के शुरुआती दौर में, या पूरे भारत देश में शुरुआती दौर में लॉकडाउन किया गया और ये रेशो, ये नंबर्स काफ़ी स्थिर थे। लेकिन आज जो 4 से 5 महीनों का वक्फा हो रहा है, ऐसे वक्फे में ये नंबर मौतों के हो या मरीज़ों के आंकड़े जो इस तरह से ऊपर भागे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? यानी एक वक्त था कि 3-3.5 महीने में नागपुर जैसे शहर में सिर्फ महानगर पालिका ने 11 मौतों का आंकड़ा उस पर यानी कायम था, लेकिन आज हम 300 के करीब में ये आंकड़ा नागपुर शहर का पहुंच चुका है। और जहां पॉजिटिव मरीज़ का जो रेशो है वो 1000 से काफ़ी अंदर था, आज 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो 1 से 1.5 महीने में ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि मौत का आंकड़ा भी 30 गुना हो गया और इवन पॉजिटिव मरीज़ का भी आंकड़ा 10 से 12 गुना बढ़ गया? हम आपसे इस मामले में जानना चाहेंगे। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि जिस तरह से अनलॉक हुआ और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से शुरू हो गई, बाज़ारों में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई, लोगों के आपसी मेलजोल बढ़ गया, इसकी वजह से बीमारी तेज़ी से फैली। और सबसे अहम जिम्मेदार हम तमाम नागरिक हैं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमने मास्क हमने उतार दिया और मरीज़ों की तादाद इसलिए बढ़ी। और जहाँ तक मौतों का सवाल है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मरीज़ शुरुआती दिनों में अपने लक्षण छुपाते हैं, अपने सिम्टम छुपाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। और जब ये लक्षण गंभीर हो जाते हैं और ये पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, तभी हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं और उस वक्त उन डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है इनकी जान बचा पाना। इसीलिए मौतों की तादाद अचानक हमारे शहर में इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और ये जो मरीज़ों का रेशो है वो जी, मरीज़ों का रेशो इसलिए मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले लॉक जब था पूरा, तो बाज़ार पूरी तरह से बंद थे, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम शहर में कहीं भी आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जमा हो रहे हैं। त्योहारों का मौसम है, शादियों का, व्यवहारों और महफिलें जमाई जा रही हैं, पार्टीज़ की जा रही हैं। लोग बिल्कुल नादानी में एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, मास्क बराबर से नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोरोना मर्ज़ है, वायरस जो है, ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। आम वायरसेस या आम बैक्टीरिया या आम जरासीम कीटाणु के मुकाबले में इसकी एक से दूसरे में पहुंचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इतने ज़्यादा मरीज़ों की संख्या हमें अचानक देखने को मिली है। मैंने अभी आपने ये बात कही कि बहुत सारे मरीज़ अपनी ये सारी चीज़ें छुपाते हैं, तो हम देखते हैं मीडिया यानी सोशल मीडिया के ज़रिए से
कि बहुत सारे मरीजों के साथ क्वारंटाइन सेंटर और इवन कोविड सेंटर में भी दुर्व्यवहार जो उनके साथ में जो भी मामला हुए खाने पीने को लेके, इससे बहुत सारे मामला जो हुए हैं, तो वो भी तो एक वजह हो सकती है ना इसमें। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर तो अभी टोटली बंद कर दिए गए हैं। अभी होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन, अगर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उन्हें होम आइसोलेशन किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से हो सकता है कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जब हम क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं या कोविड केयर सेंटर में जाते हैं या अपने घर से कहीं दूर जाते हैं, तो हमें घर जैसा माहौल नहीं मिलता, घर जैसा खाना नहीं मिलता। तो हम अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें वहाँ पे वही सारी सहूलतें मिले जो हमारे घर में है, तो हम बेशक थोड़े से नाउम्मीद हो जाएंगे, हम थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो ये हमारी परेशानी की एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि ये परेशानी कुछ दिनों की है, 14 दिनों की है। लेकिन हम लोगों ने इस 14 दिनों की जो तकलीफ़ थी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया। बीमार जो हॉस्पिटल जा रहे थे उन्हें खाने पीने की जो दिक्कतें हो रही थी उनको इतना बढ़ाया कि हमने बीमारी जो ज़्यादा बड़ी परेशानी है उसको पीछे रख दिया और इन परेशानियों को सामने रख दिया। अभी आपने जो जिक्र किया है मरीजों के लक्षण के ताल्लुक से, तो अक्सर मामला ये भी हो रहा है कि बिना लक्षण वाले पेशेंट जो मार्केट में हैं और आज उनको होम आइसोलेट करने के लिए भी बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई और सिम्टमेटिक पेशेंट है तो उसे हम होम आइसोलेट, यानी गवर्नमेंट बोल रही कि वो हो सकता है, उसको हॉस्पिटल्स में आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पहले ये था कि क्वारंटाइन के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता था। तो ये जो असिम्टमेटिक पेशेंट्स हैं इनको आज होम आइसोलेट के लिए जो बोला जा रहा है, तो ये एक्चुअल में बिना लक्षण वाले जो मरीज़ हैं इनसे नुकसान क्या है? अगर नुकसान है तो होम आइसोलेशन क्यों? जी देखिए, पहली बात तो क्या हो रहा है कि कम्युनिटी में और सारे लोगों में ये अफवाह है, ये सोचते हैं वो लोग कि अगर मुझे कोई लक्षण नहीं है तो मैं कोरोना पॉजिटिव क्यों आया। लोग ये कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव दे दिया। देखिए, पॉजिटिव दिया नहीं जाता। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में जो टेस्ट लिए, रिलायबल टेस्ट जो होते हैं कोरोना की जांच के लिए, वो है एक RT-PCR और दूसरा अभी किया जा रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट 100% स्पेसिफिक है, यानी जिस किसी में ये मर्ज बीमारी रहेगी उसी का ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो जो भी पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो 100% ये बात सही है कि उसके शरीर में वो वायरस है। लेकिन ये बीमारी की एक बात ये होती है कि 80% लोगों में ये बीमारी या तो बहुत मामूली सी होती है, कोई लक्षण होता ही नहीं है, या थोड़े बहुत लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार के मरीजों को ये लगता है कि चूंकि मुझे कोई लक्षण नहीं है इसलिए मैं कोरोना पॉजिटिव कैसे हूँ। लेकिन ये पेशेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं पूरे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है और वो ऐसे बिना लक्षण के पूरे शहर में घूमते रहते हैं। तो ये खुद तो बीमार नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर की रक्षात्मक जो शक्ति होती है शरीर के अंदर की, इम्यूनिटी पावर जिसे हम कहते हैं, ये अच्छी होती है। ये इस वायरस से ओवरकम कर लेते हैं, वायरस को उबर आते हैं और इनके अंदर कोई लक्षण नहीं होते। लेकिन ये लोग पूरी कम्युनिटी के लिए घातक इस सिम्त में हैं कि ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे ये वहाँ यहाँ बीमारी फैला सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि ये एक मक्खी जैसी होती है कि मक्खी किसी जगह बैठती है, वहाँ से कीटाणु अपने पैरों में लेती है और उन पैरों में लेकर ये कीटाणु दूसरे किसी जगह पे हमारे खाने की चीज़ों पर बैठकर वो कीटाणु हमारे खानों पर पहुंचा देती है और हम खाना खा के बीमार हो जाते हैं। तो मक्खी को ऐसा सच कुछ नहीं होता है, मक्खी बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन ये मक्खी इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। इसी तरीके से हमारे जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं, ये अगर शहरों में घूमते रहेंगे, वो ये सोचेंगे कि मुझे लक्षण नहीं है और इसलिए मैं बीमार नहीं हूँ, तो ये लोग उसी मक्खी की तरह काम करेंगे और ये बीमारी को ले जाकर हमारे उन मरीजों तक पहुँचाएंगे जिनकी रक्षात्मक शक्ति कम है, जिनका इम्यूनिटी पावर कम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन की हार्ट की बीमारी है। तो ऐसे लोगों के अंदर ये बीमारी फैलाएंगे और उनके अंदर मौत को दावत देने का काम कर सकते हैं। यानी अभी जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि शुगर पेशेंट या हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं या हार्ट से कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट अगर हो रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं असिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी हैं जो उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन ना इसको खुद को पता हो या ना हो, लेकिन जिसके ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ता है उसको पता ना होता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा ऐसा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक गलतफहमी ये है कि WHO ने एक गाइडलाइन दी थी, एक स्टेटमेंट दिया था गालिबन 8 जून को शायद, कि जिसमें 8 जून या 8 जुलाई को, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि असिम्प्टोमेटिक लोग बीमारी नहीं फैला सकते। लेकिन उसके अगले ही दिन इस पूरे वक्तव्य का खंडन कर दिया WHO ने। लेकिन हमारे कुछ लोग नादानी में उस पुराने वाले वक्तव्य को सब तरफ फैला के कह रहे हैं कि देखिए असिम्प्टोमेटिक लोगों से नहीं फैलती। उन्हें अगले दिन का जो स्टेटमेंट क्लियरेंस आया था WHO का, वो उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक ये मामला, अभी जो जितने भी इसके अंदर मामला आ रहे हैं, अभी सबसे ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हो रही है, जिसके ऊपर बातें सबसे ज़्यादा हो रही हैं, वो इस तरह से है
कि मरीजों के साथ उनका पोस्टमार्टम करके उनके ऑर्गन्स के साथ जो यानी जो कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है उनके ऑर्गन्स को बेचने का कारोबार, इस तरह से बहुत सारे मामलात हैं। रिसेंटली वर्ली के अंदर का एक मामला बहुत चर्चा में आया था सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे जब गवर्नमेंट ने के अस्पताल से लाश दी गई तो लाश को खोल के देखा गया, पहले तो हाथ नहीं लगाया गया लेकिन खोल के देखा गया तो उन्होंने बताया कि भाई पेट ऐसा चीरा हुआ है और वहाँ से ऑर्गन्स वगैरह शायद गायब है, इसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो ये अगर कोरोना से इतने यानी एक्चुअल में इतना ख़तरनाक ये डिजीज़ है कि वो किसी के अंदर भी फैलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता, तो फिर ये बॉडीज़ के साथ या ऑर्गन्स के साथ ये छेड़छाड़ और ये पोस्टमार्टम का क्या मकसद है कि भाई अगर एक तरफ तो ये मेडिकल साइंस और WHO ये कहता है कि इससे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है कि भाई आप इससे 10 फीट दूर हैं, और दूसरी तरफ आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं है। ये आम लोगों की थोड़ी सी क्या कहते हैं, उनको डाउट भी है इस मामले में। मुझे बहुत हंसी आती है इस किस्म की बातें सुनकर। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो 100% सही नहीं होती है। जिसके मन में जो आता है वो उसे प्रोमोट करता है। तो हमारा काम ये है कि अगर ऐसी कोई खबर आई तो हम उसकी पहले तफ्तीश कर लें कि ये सही है या गलत है। अगर हमने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के भरोसे अपना जहन बनाना शुरू कर दिया तो देश कहाँ के कहाँ जा सकता है। जो लोग कोरोना से बाधित होते हैं और उनकी मौत हो जाती है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। ये क्लियर गाइडलाइन है, क्योंकि जब उसकी बॉडी को ओपन किया जाएगा, लंग्स निकाले जाएंगे तो उससे सारे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कोरोना बाधित का पोस्टमार्टम होता ही नहीं है। दूसरी जो एक आपने बात कही वो बहुत अफवाह गरम है कि किडनी निकाल ली जाती है, इस तरीके से निकाल ली जाती है, तो ये सरासर झूठ और सरासर एक बहुत बड़ा झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, किसी भी ऑर्गन को निकालना इतना आसान नहीं होता है, और ऑर्गन निकाल कर उसे प्रिजर्व करना, फिर दूसरे तक पहुंचाना, तो वो लोग जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हो चुका है, जिनको किडनी लगाई गई है, लीवर लगाया गया है, आप उन लोगों से पूछिए कि कितनी जटिल ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। अरे ऐसा नहीं होता है कि किसी की डेथ हुई और आपने उसे खोला और उसका बॉडी का कोई ऑर्गन निकाल लिया। तो ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इनके समाज के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी अफवाह फैला दी। किसी का पोस्टमार्टम होकर कोई बॉडी आ रही है, उसको अगर नहलाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, तो उसकी फ़ोटो लेके बोला जा रहा है कि कोरोना के मरीज़ की है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे शहर में और बाकी मैक्सिमम मुल्क में जो कोरोना बाधित लोग होते हैं, उनके सारे लोगों का लास्ट राइट्स, चाहे वो क्रीमेशन बरियल हो या क्रीमेशन हो, वो कॉरपोरेशन, वहाँ के कॉरपोरेशन की निगरानी में किया जाता है। तो ये सरासर कोई एक खबर को, कोई एक खबर, एक चीज़ को दूसरे से जोड़ देना, ये सरासर झूठ है। एक लेटेस्ट मैंने एक काफ़ी कुछ ग्रुप्स में देखा कि एक डॉक्टर शर्मा जिसे अरेस्ट किया गया था, उसका ताल्लुक एक किडनी रैकेट से था जो 2 साल पहले हुआ था। वो किडनी रैकेट एक टोटली अलग चीज़ थी। वो किडनी रैकेट में इन्वॉल्व था और उसने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा था, और वो मारने के पीछे उसका मेन मकसद था कि वो लोग ट्रक लूटकर, सिलेंडर लूटकर, ट्रक के ड्राइवर्स को मारते थे। ये 2 अलग अलग चीज़ें थी। उसको जोड़कर कुछ नासमझ बेवकूफ़ लोगों ने ऐसे अफवाहें फैला दी कि डॉक्टर है जो कोरोना के मरीजों की किडनी निकालता है। तो मैं समझता हूं कि हमारी आम जनता को होश की गोली खानी चाहिए, और जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर आ रहा है, अभी तक कम से किया कम जा रहा अपना था दिमाग लगाना RT-PCR का, चाहिए। उसके बाद अभी एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। ये टेस्ट 100% स्पेसिफिक है, यानी जिस किसी में ये वायरस होता है उसी में ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। और जहाँ तक फिगर्स की बात करें तो नागपुर शहर में तकरीबन 7,000 लोग पॉजिटिव आए हैं, और पूरे महाराष्ट्र में भी जो रेशो है तो हमारे यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है नागपुर के अंदर, और 7,000 पॉजिटिव हम देख रहे हैं, लेकिन तकरीबन 45,000 निगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। और यही फिगर तकरीबन 10 से 12% का फिगर आता है। यही फिगर पूरे महाराष्ट्र स्टेट का है, तकरीबन यही फिगर इसके आसपास फिगर पूरे इंडिया का है। इसलिए ये कहना कि जो कोई जाता है पॉजिटिव है, ये सरासर गलत है। अगर 52,000 में से 45,000 लोग निगेटिव आए हैं तो इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना है। हमारे एरिया में भी यानी उसी तरह से आप ये बात साफ कह रहे हैं कि कहाँ तक सही है नहीं है, जो लेकिन क्या फिगर जा रहा है ये पॉजिटिव का जा रहा है, लेकिन टेस्ट होने के बाद जो निगेटिव है
प्रोसेस उसका जो आप रेशो के कर रहे तरफ हैं, वो जो रिजल्ट है तो उसके तरफ लोग इसमें आपको ध्यान इससे नहीं देते, रिलेटेड कोई जिसकी परेशानी वजह से आती ये है अफवाह फैल रही है, ऐसा कहना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट जैसे मैंने आपको कहा 100% स्पेसिफिक, यानी ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए और उसके शरीर में वायरस ना हो। ऐसा मुझे ये हमें हो बहुत सकता है कि परेशानी का उसके सामना शरीर में करना पड़ता वायरस है। है, आम लेकिन चूंकि जनता को वायरस की खासतौर से मात्रा जो कम है या कब्रिस्तान सैंपल कमेटीज हैं बराबर और नहीं लिया कब्रिस्तान के गया आसपास जो तो लोग उसकी हैं, रिपोर्ट उन्हें निगेटिव ये आए, लगता ये है कि बिल्कुल हो कोविड के सकता है। मरीज को लेकिन दफनाने कोई भी के बाद में निगेटिव शख्स की उससे रिपोर्ट कोरोना हमारे पॉजिटिव पूरे इलाके में फैल बिल्कुल जाएगा। भी नहीं आ तो मैं सकती और बहुत वजाहत के 45,000 साथ आपको निगेटिव कहना की चाहूँगा कि तरफ जब ये हमारा ध्यान बॉडीज नहीं हैंड ओवर जा की रहा जाती है, है हमारे इसलिए वॉलंटियर्स लोगों को, को ये हमारे लगता है साथियों कि को, हर कोई जो इस व्यक्ति को काम में लगे पॉजिटिव आ हुए रहा हैं, तो बॉडी एक सील पैक में होती है और उस सील पैक बॉडी को लेकर आया जाता है और उसको जब दफनाया जाता है तो डेड बॉडी से WHO गाइडलाइंस और सारे जितने साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं पूरी दुनिया के कि डेड बॉडी से कोरोना फैलने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल जो हम बोल सकते हैं, बहुत कम है। ऊपर से इस बॉडी को बराबर रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, उसके बाद में उसे 6 फीट गहरे गड्ढे में डाला जाता है। तो उसके बाद में इस कोरोना बीमारी का फैलने का चांस तकरीबन नहीं है। तो जो आम लोग हैं, खासतौर से वो लोग जो कब्रिस्तान कमेटियों के लोग हैं और कब्रिस्तान के अतराफ जो लोग रहते हैं, तो ये बात अच्छे से समझ लें कि इस किस्म के मरीज़ को दफनाने से ना उनका इलाके में कोई इन्फेक्शन फैलने का चांस है, ना कोई लोगों को इन्फेक्शन फैलने का चांस है, क्योंकि वायरस जो होता है एक बार हमारे बॉडी में मरने के बाद में सेल जैसे ही डेथ होती है सेल्स की, तो उसके बाद में वायरस भी मर जाता है। बल्कि इसके मुकाबले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़मीन में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। अगर कोई टीबी का मरीज़ है तो उससे बीमारी, उसका वायरस बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक रह सकता है। तो ये हमारा दिमाग में चीज़ें सही करने की हमें ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को देखें तो ये बात हम बिल्कुल समझ सकते हैं इस मामले में कि ये जो बात कही जा रही है कि एक तो कोरोना नहीं है, ऊपर से जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको दफनाने के भी लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। ये भी एक हास्यास्पद बात है कि एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बीमारी नहीं है, दूसरी तरफ उनको ऑब्जेक्शन भी है कि हमारे एरिया में कोई पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी तक उसको दफनाया नहीं जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल नहीं, मैं आम लोगों के लिए चाहूँगा कि आप बताएं कि ये महामारी और जो मौत का आंकड़ा इतना तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे वक्त में लोगों ने, आम जनता ने क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो खुद भी बच सकें, अपने परिवार को भी बचा लें, साथ ही साथ देश के दूसरे लोगों को भी बचाने में वो मददगार साबित हो। उसके लिए कुछ आपके वर्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोरोना बीमारी नहीं है। इसमें हमने देखा कि कुछ डॉक्टर्स जो अपने आप को डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि कोरोना बीमारी नहीं है। तो ऐसा कहने वाले लोग सिर्फ अपने कयास की बुनियाद पर कुछ बात कह रहे हैं और ऐसे लोग गिनती के बराबर हैं। तो ऐसे लोग तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हज़ारों साइंटिस्ट पूरी दुनिया के, किसी एक देश के नहीं, किसी एक कॉन्टिनेंट के नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया के हज़ारों साइंटिस्ट और रिसर्च वाले जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना बीमारी है और किस तरीके से फैलती है। और कुछ लोग जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, ये कयास लगाकर कह रहे हैं कि कोरोना बीमारी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। मुंबई के एक ऐसे ही डॉक्टर पाटिल वो कहा करते थे, 2 दिन पहले उनके खुद की डेथ हो गई। तो जो लोग इस तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना बीमारी से हमें कैसे बचना है, इसके लिए सबसे अहम है मास्क। मास्क का इस्तेमाल हमें बिल्कुल करना है। हम जब भी अपने घर के बाहर निकलें तो मास्क पहने। कभी ये ना सोचें कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है, इससे मुझे नहीं हो सकता। आप ये समझ लें कि हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति जो आपके घर के बाहर आपको मिल रहा है, उसे कोरोना है। आप अपने दिमाग में ये बात रख लें और इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, पर्सनल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहेंगे कि एक दूसरे से कम 3 फीट का फासला रखें। ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, एक जगह जमा ना हो, शादी ब्याह इन सब चीज़ों से एक दूसरे से बचें अभी, क्योंकि ये समय नहीं है। महफिलें समझाने के लिए सारी ज़िंदगी है, ये वक्त अभी नहीं है। और सबसे अहम चीज़ कि अगर ज़रा सा भी लक्षण होता है, चाहे बुखार हो, खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, और ख़ासतौर से वो लोग जो 50 साल से ऊपर हैं, 60 साल से ज़्यादा हैं और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है, जिन्हें हार्ट की बीमारी है, टीबी की बीमारी है या ऐसी कोई भी बीमारी है, अगर इन्हें ज़रा भी खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होती है तो फ़ौरन जाकर अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और फ़ौरन अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं, और फ़ौरन जाकर डॉक्टर्स से, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स इस फील्ड के हैं, उनसे जाके रब्ता कायम करें, उनसे मिलें और ज़रूरी हो तो एडमिट हो जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे आपकी जान उतनी आसानी से बच सकती है। और जो कोई पेशेंट पॉजिटिव आया है और अगर कोई लक्षण नहीं हो तो वो अपने आप को अपने घरों में कम से कम 14-17 दिन बंद रखें, क्योंकि अगर आप मोहल्लों में घूमोगे तो आप अपनी ये बीमारी पूरे मोहल्ले में फैला सकते हैं और हमारी ये नासमझी हमारे साथियों की जान ले सकती है, हमारे बुज़ुर्गों की जान ले सकती है। और आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगा मैं
कि अब जो मौतें हो रही हैं ये हमारी नासमझी के, हमारे अज्ञानता के कारण नहीं हो रही है। पहले हमारे कोरोना के बारे में चीज़ें नहीं पता थी, अब इतना ज़्यादा ज्ञान हर एक व्यक्ति को आ गया है कि अब अज्ञानता के कारण डेथ्स नहीं हो रही। अब ज़्यादातर मौतें हमारी नासमझी के कारण हो रही है कि हम चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और बहुत अहम चीज़ कि अपने हाथों का, जहाँ कहीं भी हम अपने घरों में जब जाएं तो अपने हाथों को अच्छे से धो लें। दुकानों में जाएं तो कोई चीज़ को टच ना करें, कोशिश करें कि अपने पास हैंड सैनिटाइज़र रखें। अगर हमने किसी भी चीज़ को टच किया है तो उससे अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर ले, ख़ासतौर से जब हमें अपने हाथों को चेहरे पे लगाना हो, नाक पे लगाना हो या आँख पे लगाना हो। आप ये समझ लें कि हर वो चीज़ जिसे आपने छुआ है उसको किसी न किसी ने पहले छू चुका है, और हो सकता है वो व्यक्ति कोरोना बाधित हो और उसके हाथों में कोरोना का वायरस हो। तो हम अगर इतनी सारी एहतियात बरतेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारा शहर, हमारा मुल्क और पूरा इंसानियत और पूरी दुनिया इस बीमारी से जल्दी उबर सकेगी और हम सब फिर एक बार उसी माहौल में जी सकेंगे जो 2019 के 17 नवंबर 2019 के पहले की ज़िंदगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सरफराज अहमद, MBBS MD माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिनका अपना एक नागपुर शहर में लैब भी है, कोविड-19 का टेस्ट भी ये करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए डॉक्टर सरफराज साहब। TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। थैंक यू।